22 नवंबर 1963। वो दिन जब पूरी दुनिया सन्न रह गई थी। एक अमरीकी राष्ट्रपति को दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है। एक ऐसा रहस्य जो 60 साल बाद भी सवालों से घिरा हुआ है। आखिर क्यों हुआ ये खौफनाक हत्याकांड? क्या था उस गोली के पीछे का सच? और क्यों आज भी ये एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है? आइए इस इतिहास के पन्नों में छुपे राज से पर्दा उठाते हैं। अगर आपको भी ऐसी कहानियां सुनना पसंद है जो अभी तक अनसुलझी हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम हर हफ्ते आपके लिए दो ऐसी कहानियां लाते हैं जो आज भी अनसुलझी हैं। अब मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस कहानी का पूरा मज़ा लेने के लिए हेडफोन का इस्तेमाल करें और खुद को इसकी गहराई में खो जाने दें। वापस आते हैं आज की कहानी पे। बात है 22 नवंबर 1963 की, जब टेक्सास के डेली प्लाजा में एक खुली गाड़ी में सवार अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी को अचानक एक गोली का शिकार बनाया गया। उनकी पत्नी जैकलीन, टेक्सास के गवर्नर जॉन कॉनली और उनकी पत्नी नेली के साथ कैनेडी अपने लोगों का अभिवादन कर रहे थे, जब अचानक गोलियों की गूंज ने इस सुंदर दिन को एक भयानक घटना में बदल दिया। गोलीबारी के बाद गाड़ी तुरंत पार्कलैंड मेमोरियल अस्पताल की ओर दौड़ाई गई, लेकिन लगभग 30 मिनट बाद कैनेडी को मृत घोषित कर दिया गया। कॉनली भी इस हमले में घायल हुए, लेकिन वह बच गए। इसी बीच 2 घंटे 8 मिनट बाद वाइस प्रेसिडेंट लिंडन बी जॉनसन ने एयरफोर्स वन पर नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली और एक शांतिपूर्ण दिन हिंसा और रहस्य में डूब गया। जांच के अनुसार ली हार्वे ओसवाल्ड ने राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी पर वह गोली चलाई जिसने उनकी जान ले ली। ओसवाल्ड, जो कि एक पूर्व अमेरिकी मरीन सैनिक थे, ने कथित तौर पर डलास, टेक्सास के डेली प्लाजा से गुजरते कैनेडी के काफिले पर टेक्सास स्कूल बुक डिपॉजिटरी की छठी मंजिल से गोलियां चलाईं। कैनेडी की हत्या के बाद ओसवाल्ड अपने घर लौटकर एक पिस्तौल ले आया और थोड़ी ही देर बाद अकेले गश्त पर निकले डलास पुलिसकर्मी जे डी टिपिट की हत्या कर दी। कैनेडी और कॉनली पर गोलीबारी के लगभग 70 मिनट बाद डलास पुलिस ने ओसवाल्ड को गिरफ्तार कर लिया और उसे कैनेडी टिपिट की हत्या का आरोप लगा दिया। 2 दिन बाद 24 नवंबर 1963 को सुबह 11 बजकर 21 मिनट, जब ओसवाल्ड को डलास पुलिस मुख्यालय के बेसमेंट से बाहर ले जाया जा रहा था, तो डलास के नाइट क्लब संचालक जैक रूबी ने उसे गोली मार दी। ओसवाल्ड को भी पार्कलैंड मेमोरियल अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। रूबी को ओसवाल्ड की हत्या का दोषी ठहराया गया, लेकिन अपील पर यह निर्णय पलट दिया गया और 1967 में एक नए ट्रायल का इंतजार करते हुए रूबी की जेल में मौत हो गई। हालांकि इस मामले को लेकर विवाद और साजिश सिद्धांतों का दौर भी चलता रहा है और कई लोग सवाल उठाते हैं कि क्या ओसवाल्ड ने अकेले ही इस हत्या को अंजाम दिया था या इसके पीछे एक बड़ा षड्यंत्र था जिसमें और भी लोग शामिल थे। हाउस सिलेक्ट कमेटी ऑन असैसिनेशंस ने बाद में यह सुझाव दिया कि इसमें दो बंदूकधारियों के शामिल होने की संभावना थी, लेकिन इस निष्कर्ष पर भी आज तक बहस जारी है। आइए थोड़ा जानते हैं इन दोनों के बारे में। 1960 में जॉन एफ कैनेडी, जो उस समय मैसाचुसेट्स से सीनेटर थे, को अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया और लिंडन बी जॉनसन उनके उपराष्ट्रपति बने। कैनेडी का कार्यकाल शीत युद्ध के चरम पर था और उनकी अधिकांश विदेश नीति का उद्देश्य सोवियत संघ और साम्यवाद का मुकाबला करना था। 1963 में उन्होंने टेक्सास की यात्रा का निर्णय किया ताकि वहां की डेमोक्रेटिक पार्टी में लिबरल सीनेटर राल्फ यारब्रो और कंजर्वेटिव गवर्नर जॉन कॉनली के बीच की खींचतान को हल किया जा सके। यह यात्रा उनके लिए काफी महत्वपूर्ण थी। वहीं ली हार्वे ओसवाल्ड एक पूर्व अमेरिकी मरीन थे जिन्होंने जापान और फिलीपींस में सेवा की थी और कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित थे। ओसवाल्ड ने 1959 में अपनी मां के विकलांग होने का दावा कर सेना से छुट्टी ली और 19 साल की उम्र में न्यू ऑरलियंस से एक फ्रीटर जहाज से फ्रांस होते हुए फिनलैंड पहुंचे। 1961 में उन्होंने मरीना प्रूसाकोवा से शादी की और उनके साथ एक बच्चा भी हुआ। 1962 में अमेरिकी दूतावास से एक आरण प्राप्त कर वे अपने परिवार के साथ अमेरिका लौट आए और डलास में बस गए। अब आता है वो दिन जिसे अमेरिका की हिस्ट्री का काला दिन कहना गलत नहीं होगा।
22 नवंबर 1963 को सुबह 11:40 पर राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी और उनकी पत्नी जैकलिन कैनेडी ने एक काले 1961 लिंकन कॉन्टिनेंटल लिमोजिन में सवार होकर शहर के बीचों बीच से गुजरते हुए एक लंच के लिए डलास ट्रेड मार्ट की ओर जाना शुरू किया। उनके साथ गवर्नर जॉन कॉनेली और उनकी पत्नी नेली भी थे। सुरक्षा के लिए कुछ मोटरसाइकिल सवार पुलिसकर्मी उनके साथ चल रहे थे। रास्ता काफी लंबा और घुमावदार था, जो शहर की भीड़भाड़ से होते हुए 10 मील लंबा था, ताकि लोग राष्ट्रपति को करीब से देख सकें। जैसे ही कैनेडी का कारवां डेली प्लाजा पहुंचा, वहां का माहौल उत्साह से भर गया था। लोग राष्ट्रपति का गर्मजोशी से स्वागत कर रहे थे। लेकिन तभी दोपहर के 12:30 पर कुछ ऐसा हुआ जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। जैसे ही कैनेडी की कार ने ह्यूस्टन स्ट्रीट से मुड़कर एल्म स्ट्रीट की ओर रुख किया, अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी। कुछ लोगों ने इसे पटाखों की आवाज समझा तो कुछ चौंक उठे। पहली गोली के बाद गवर्नर कोनेली ने चौंक कर अपनी बाईं ओर देखा और समझ गए कि यह किसी राइफल का शोर है। उन्होंने मुड़कर देखा, लेकिन तब तक गोलियां और चल चुकी थीं। अगली गोली राष्ट्रपति कैनेडी के गले में लगी, जिसके बाद वे अपने हाथों को ऊपर उठाकर अपने गले को पकड़ने लगे। उनकी पत्नी जैकलिन ने उन्हें सहारा देने की कोशिश की, लेकिन फिर अचानक एक आखिरी गोली उनके सिर में लगी और सब कुछ खून से लाल हो गया। सीक्रेट सर्विस एजेंट क्लिंट हिल ने तुरंत अपनी कार से छलांग लगाकर कैनेडी की कार पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन वे तब तक पहुंच चुके थे जब तक गोली लगने के बाद जैकलिन ने घबराहट में कार के पीछे की तरफ बढ़ने की कोशिश की। हिल ने उन्हें सुरक्षित जगह पर बैठने में मदद की और कार तेजी से पार्कलैंड मेमोरियल हॉस्पिटल की ओर बढ़ गई। जैकलिन पूरी तरह सदमे में थी और बार बार कह रही थी, उन्होंने मेरे पति को मार दिया, मेरे हाथों में उनके दिमाग का हिस्सा है। कहा जाता है कि उनकी पत्नी के हाथ में उनका दिमाग निकल कर आ गया था। घटना के तुरंत बाद लोग, पुलिस अधिकारी और कुछ आम नागरिक गोलियों की दिशा का अनुमान लगाने के लिए पास की घास के मैदान और आसपास की जगहों पर दौड़ पड़े, लेकिन कहीं कोई निशान या संदिग्ध नहीं दिखा। कई गवाहों ने गोलियों की आवाज़ सुनी थी। कुछ ने कहा गोलियां टेक्सास स्कूल बुक डिपॉजिटरी की ओर से आईं, जबकि कुछ ने घास वाले टीले की ओर इशारा किया। इस बीच डलास पुलिस को पता चला कि गोली चलाने का संदेह टेक्सास स्कूल बुक डिपॉजिटरी में कार्यरत एक व्यक्ति ली हार्वे ओसवाल्ड पर था। ओसवाल्ड ने अपने बचने के लिए बस से भागने की कोशिश की। फिर एक अधिकारी जेडी टिपिट से सामना हुआ, जहां ओसवाल्ड ने टिपिट पर गोली चला दी और भाग निकला। इसके बाद ओसवाल्ड को टेक्सास थिएटर में पकड़ लिया गया, जहां उसने पुलिस के सामने खुद को निर्दोष बताया। हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने राष्ट्रपति कैनेडी को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन 1 बजे उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। जैकलिन कैनेडी का दिल टूट चुका था, लेकिन उन्होंने अपने पति का साथ छोड़ने से इनकार कर दिया। इसी बीच उपराष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई गई और जैकलिन कैनेडी के बगल में खड़े होकर उन्होंने एयरफोर्स वन में शपथ ली। जॉन एफ कैनेडी की ऑटोप्सी भी हुई, जो कई त्रुटियों का प्रतीक मानी जाती है। हाउस सिलेक्ट कमेटी ऑन असैसिनेशंस के फॉरेंसिक पैनल के अध्यक्ष डॉक्टर माइकल बार्डेन ने इसे सरकार की जांच में सबसे गड़बड़ प्रक्रिया करार दिया। ऑटोप्सी 22 नवंबर की रात को बेथेस्डा नेवल हॉस्पिटल में की गई, जो जैकलिन कैनेडी द्वारा चुनी गई थी क्योंकि कैनेडी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नेवी ऑफिसर थे। इसे 3 चिकित्सकों द्वारा किया गया, कमांडर जेम्स ह्यूम्स, जे थॉर्नटन बॉसवेल और बैलिस्टिक विशेषज्ञ पियरे ए फिंक। ह्यूम्स ने इस प्रक्रिया का नेतृत्व किया। ऑटोप्सी में त्रुटियों के कारण शरीर के कई महत्वपूर्ण हिस्सों का परीक्षण नहीं किया गया, जिससे जांच में रुकावट आई। कैनेडी का मस्तिष्क, जो बाद के जांच के लिए संरक्षित किया गया था, 3 वर्षों बाद खो गया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि मस्तिष्क के फ्रंट से घाव के सबूत छिपाए गए। इसके अतिरिक्त कुछ एक्स-रे और फोटोग्राफ भी गायब हो गए। ऑटोप्सी के बाद कैनेडी का शव 24 घंटों तक व्हाइट हाउस के ईस्ट रूम में रखा गया। तत्कालीन राष्ट्रपति जॉनसन ने 25 नवंबर को राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित किया। कैनेडी का ताबूत कैपिटल भवन में रखा गया, जहां लाखों लोग उसे श्रद्धांजलि देने आए।
25 नवंबर को उनका अंतिम संस्कार सेंट मैथ्यू कैथेड्रल में हुआ, जिसमें 1200 से अधिक अतिथि शामिल हुए। बाद में उन्हें वर्जीनिया के आर्लिंगटन राष्ट्रीय कब्रिस्तान में दफनाया गया, जहां एक अनंत ज्योति जलाई गई। नवंबर को ली हार्वी ओसवाल्ड, जो कैनेडी की हत्या का प्रमुख संदिग्ध था, जैक रूबी द्वारा डलास पुलिस मुख्यालय के बेसमेंट में गोली मारी गई। ये घटना लाइव टीवी पर प्रसारित हुई। रूबी ने दावा किया कि उसने जैकी कैनेडी को अदालत की परेशानी से बचाने के लिए यह कदम उठाया। 26 नवंबर को अब्राहम जप्रूडर नामक व्यक्ति ने कैनेडी की हत्या को अपनी मूक फिल्म में 26 सेकंड के लिए रिकॉर्ड किया, जिसे जप्रूडर फिल्म के नाम से जाना जाता है। इस फिल्म का फ्रेम 313 व क्षण कैद करता है जब कैनेडी के सिर में गोली लगती है। 1969 में क्ले शॉ के मुकदमे में पहली बार इस फुटेज को सार्वजनिक रूप से दिखाया गया। 1999 में एक मध्यस्थता पैनल ने जप्रूडर के उत्तराधिकारियों को फिल्म के लिए प्रति सेकंड के $6,15,324 का भुगतान करने का आदेश दिया, जिससे पूरी फिल्म का मूल्य $16 मिलियन आंका गया। कि डेली प्लाजा में जप्रूडर सहित कम से कम 32 लोगों ने हत्या के समय कैनेडी की फोटो या फिल्म ली। इनमें से मैरी मूरमैन ने अपने पोलरॉइड कैमरे से एक फोटो ली, जिसमें कैनेडी को सिर पर गोली लगने के क्षण के तुरंत बाद कैद किया गया। 1966 में निक्स ने दावा किया कि एफबीआई द्वारा लौटाई गई उनकी फिल्म में कुछ फ्रेम्स गायब या खराब थे, और मूल फिल्म 1978 से गायब है। इसके अलावा जॉर्ज जेफरीज द्वारा 2007 में जारी एक फिल्म में गोलीबारी से कुछ सेकंड पहले कैनेडी के बंच्ड जैकेट को दिखाया गया है। एक अन्य अनजान महिला, जो बाबुश्का लेडी के नाम से प्रसिद्ध है, को भी हत्या के समय कैमरा पकड़े देखा गया। 1978 में गॉर्डन अर्नोल्ड ने दावा किया कि उन्होंने घास के ढलान से शूटिंग को रिकॉर्ड किया था, और एक पुलिस अधिकारी ने उनकी फिल्म जब्त कर ली थी। इस तरह इन घटनाओं और तस्वीरों में कुछ महत्वपूर्ण हिस्सों का लापता होना हत्या की परिस्थितियों पर और रहस्य पैदा करता है। कैनेडी की हत्या को सभी साजिशों की जननी के रूप में वर्णित किया गया है। दशकों से सर्वेक्षणों में पाया गया है कि अधिकांश अमेरिकियों का मानना है कि एक साजिश थी। इस हत्या पर 1 से 2,000 किताबें, मुख्यतः साजिश के पक्ष में, लिखी गई हैं। विभिन्न साजिश सिद्धांतों में ओसवाल्ड की भूमिका सह साजिशकर्ता से लेकर पूरी तरह निर्दोष तक भिन्न है। सामान्य संदेहियों में एफबीआई, सीआईए, अमेरिकी सेना, माफिया और उपराष्ट्रपति जॉनसन शामिल हैं। साजिश सिद्धांतकारों का तर्क है कि कई शूटर थे और घास के ढलान से फायर की गई घातक गोली कैनेडी के सिर के सामने लगी। डेली प्लाजा में मौजूद व्यक्तियों के बारे में भी बहुत अटकलें हैं, जैसे कि 3 ट्रैम्प, छाते वाला आदमी और बैजमैन। वे यह भी दावा करते हैं कि ऑटोप्सी और आधिकारिक जांच फ्लॉड थीं, या सबसे खराब स्थिति में इनका सहयोग था। कैनेडी की हत्या को लेकर कई लोग इसे इल्यूमिनाटी और अन्य रहस्यमय साजिशों से जोड़ते हैं। इल्यूमिनाटी एक कथित गुप्त समाज है, जिसे विश्व स्तर पर शक्ति और प्रभाव रखने वाले लोगों के समूह के रूप में देखा जाता है। साजिश सिद्धांतकारों का मानना है कि इल्यूमिनाटी के सदस्य उच्च राजनीतिक पदों पर बैठे लोगों को नियंत्रित करते हैं, और उनके द्वारा की गई कुछ गतिविधियों के पीछे उनका हाथ होता है। कुछ सिद्धांत यह भी बताते हैं कि कैनेडी की हत्या इल्यूमिनाटी के प्रयासों का हिस्सा थी, क्योंकि उन्होंने कई ऐसे निर्णय लिए थे जो इस गुप्त समाज के लक्ष्यों के खिलाफ थे, जैसे कि उन्होंने सीआईए की गतिविधियों का विरोध किया, क्यूबा के साथ संबंध सुधारने की कोशिश की, और अमेरिकी समाज में सामाजिक सुधारों का समर्थन किया। इसके अलावा कई अन्य रहस्यमय साजिशों, जैसे कि फ्री मैसन्स, नए विश्व आदेश और अन्य गुप्त संगठनों का भी उल्लेख किया जाता है। इन सिद्धांतों के समर्थक मानते हैं कि कैनेडी की हत्या केवल एक राजनीतिक हत्या नहीं थी, बल्कि एक बड़े वैश्विक एजेंडे का हिस्सा थी, जिसका लक्ष्य लोगों की स्वतंत्रता को सीमित करना और एक केंद्रीय शक्तिशाली सरकार की स्थापना करना है। इसके अलावा बाबुश्का लेडी के बारे में कई रहस्यमय और अजीब सिद्धांत सामने आए हैं। इस महिला का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उसने अपनी गर्दन पर एक बड़ा शॉल पहना हुआ था, जो पारंपरिक रूसी बुजुर्ग महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले शॉल की तरह दिखता है। वह डीली प्लाजा में जॉन एफ कैनेडी की हत्या के समय वहां मौजूद थी
और कई लोगों का मानना है कि उसने हत्या के क्षण को फिल्माया था। कुछ साजिश सिद्धांतकारों का मानना है कि बाबुश्का लेडी वास्तव में भविष्य से आई थी। उनका कहना है कि वह एक टाइम ट्रैवलर थी जिसने 1963 में हुए इस ऐतिहासिक क्षण को रिकॉर्ड करने के लिए वहां यात्रा की। यह सिद्धांत इस बात पर आधारित है कि उसे कोई भी पहचान नहीं सका और उसके वीडियो या तस्वीरें कहीं नहीं मिली। कुछ अन्य सिद्धांत भी हैं, जैसे कि यह सुझाव दिया गया कि वह किसी सरकारी एजेंसी जैसे कि CIA के लिए काम कर रही थी और उसकी असली पहचान छिपाई गई थी। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि वह उस समय के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों का गवाह थी, इसलिए उसे जानबूझकर अनदेखा किया गया। हालांकि बाबुश्का लेडी के बारे में इन सभी सिद्धांतों के पीछे कोई ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन उनकी उपस्थिति और उसके बाद की रहस्यमयता ने लोगों की जिज्ञासा को बढ़ा दिया है और वह आज भी एक दिलचस्प विषय बनी हुई है। इस कहानी का अंत यहाँ पर होता है। जॉन एफ कैनेडी की हत्या एक ऐसा मामला है जो न केवल अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया में लोगों को आज भी सोचने पर मजबूर करता है। क्या वास्तव में एक ही बंदूकधारी ने उन्हें मारा, या फिर इसके पीछे कई ताकतें थीं? क्या बाबुश्का लेडी वास्तव में एक रहस्यमय टाइम ट्रैवलर थी, या वह केवल एक आम गवाह थी जिसने उस ऐतिहासिक घटना को कैद किया? आपकी राय क्या है? क्या आप भी मानते हैं कि इस हत्या के पीछे कोई गहरी साजिश थी, या फिर आप इस बात पर विश्वास करते हैं कि सब कुछ एक साधारण हत्या थी? हमें आपकी राय जानने में बहुत रुचि है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी प्रतिक्रिया हमें और अधिक प्रेरित करेगी। धन्यवाद।